कि हमको पॉलिटिक्स में जाने से डिस्करेज किया जाता है। अब एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कैरियर तो प्रधानमंत्री बनने का है ना। पूछिए क्यों? कि अगर आप यूपीएससी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? आप पर्सनल सेक्रेटरी बनेंगे प्रधानमंत्री के। अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल चलाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री के पीठ पे हाथ रखेंगे। तो जब पॉलिटिक्स में इतना अच्छा कैरियर है तो पॉलिटिक्स में लोगों को डिस्करेज क्यों किया जाता है? अब इस पॉइंट को समझिए। आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट को देखते होंगे, वैसे भी देखिएगा क्योंकि आजकल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्रिकेट से ही डिसाइड होती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो यह नहीं सोचा होगा कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। लेकिन फिर भी आप क्रिकेट को लेकर के तो नहीं कहते हैं कि मैं ए क्रिकेट हूं, जैसे आप ए पॉलिटिकल कहते हैं। आप क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको यह भी मालूम है कि क्रिकेट सबके लिए कैरियर नहीं हो सकता है, फिर भी आप उसके को लेकर के निगेटिव नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स को लेकर के क्यों है? अब एक बात आप यहां समझ जाइए कि स्टेट के ओरिजिन को लेकर के जो डिवाइन थ्योरी है, यदि आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं तब आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को किस तरीके से डिस्टर्ब किया गया है। जैसे आप बस से जा रहे हो और कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा हो, अगर आप उसका विरोध खड़ा होकर के करेंगे तो छेड़ने वाला कहेगा नेता बनते हो, बहुत नेता बन रहे हो। अगर आपकी मां आपके साथ है तो आपकी मां आपको कहेगी तुमको क्या मतलब है, तुम्हारी बहन थोड़ी है। अब हिपोक्रेसी समझिए सोसाइटी की। सुबह जब आप स्कूल गए होंगे तो जो असेंबली हुआ होगा, जो प्रार्थना हुई होगी, उसमें आपको एक ओथ दिलवाया गया होगा, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय आपस में भाई बहन हैं और आपस में जो भाई बहन हैं उनकी रक्षा के लिए आप खड़े हो जाइए। तो आपकी मां ही कहेगी कि नेता बन रहे हो। अब ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। इसको समझिए कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझना है। आप सारे लोग स्टूडेंट हैं, कुछ दिन के बाद आप जॉब लेने के लिए अपना सीवी बनाइएगा, तो सीवी किसी का देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि आप पॉजिटिविटी से नहा लिए हैं। वो इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस सीवी में इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतनी मिठास होती है कि आपको पढ़ करके डायबिटीज भी हो सकता है। उसमें एक और कॉलम होता है, एक कॉलम होता है व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू। ये जो व्हाट इज नेगेटिव अबाउट यू होता है उसमें भी जो लोग लिखता है वो भी पॉजिटिव बात ही लिखता है। इंडियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी यहीं पे समझ में आती है। और मैं भारत को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सोसाइटी के ऊपर सवाल इसलिए खड़ा करता हूं क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए सवाल पूछना बहुत जरूरी होता है। हम ये क्लेम करते हैं, जो कि फैक्ट भी है, कि हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, ऑल्दो वो इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत खतरनाक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह होता है कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती है, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट
टाइम का जो जनरल इलेक्शन है आप उसको देख लीजिए। द एनडीए गॉट 31% वोट एंड देयर वाज 69% वोट अगेंस्ट द एनडीए, बट हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? नहीं, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्डरमॉर्ट नहीं है। यू कैन कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अलावे कोई भी डेमोक्रेसी को सोसाइटी के डिफरेंट स्फीयर में समझने के लिए तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट कास्टिंग योर वोट। और आप देखेंगे कभी इलेक्शन आया है, रेडियो मिर्ची पे, रेड एफएम पे, एफएम गोल्ड पे, टेलीविजन पे, अखबार में, सब जगह करोड़ों रुपए का बजट बनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपको इनकरेज किया जाएगा कि आप वोट दीजिए, आप 5 साल में एक बार वोट दे दीजिए, लेकिन बाकी साल आप पॉलिटिकल मत रहिए, ये आपको समझाया जाएगा। अगर हम किसी को वोट देंगे तो उसको वोट देने का बेसिस क्या होगा? क्या हमको उस पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है? वो पार्टी यदि सरकार में रही है तो उसने क्या काम किया है उसके बारे में बताया जाता है? क्या इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इलेक्शन का, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, उस पर कोई डिस्कशन होता है? और यदि हम सबसे दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आपने कभी यूथ चार्टर या यूथ मैनिफेस्टो प्रोड्यूस करते हुए देखा है? क्यों नहीं देखा है? अब ये इंटरेस्टिंग बात है। आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए ना, उनकी जगह पे कौन आए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली के चचा तो नहीं है सचिन तेंदुलकर, मौसा भी नहीं है, फूफा भी नहीं है। तो क्रिकेट में एक नया आदमी, थोड़ा बहुत लेन देन वहां भी चलता है, हम इस बात को हम नहीं डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको क्रिकेट में एंट्री हो सकती है। सिनेमा में भी, अब देखिए अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की तरह हो पाए क्या? नहीं हो पाए ना। उनसे ज्यादा अच्छा एक्टर कौन हो गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, उसके पिताजी सिनेमा में नहीं थे, उसके पिताजी वो बिग बी नहीं थे। अब पॉइंट ये है कि पॉलिटिक्स में आप में से कोई भी यह बात सोच पाता है क्या कि नए लोगों को एंट्री होगी? इसीलिए पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वोटर हैं, आप पॉलिसी मेकर नहीं हो सकते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स का क्राइसिस है, उसको हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों है। ये इसलिए है कि इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर देने की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वोट करेंगे, हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में जाएंगे, हम पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं कर सकते हैं, हम नेताजी के लिए इनकलाब जिंदाबाद लगाएंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट में नहीं खड़ा हो सकते हैं। ये हमारे वक्त का पॉलिटिकल क्राइसिस है। सो आई टोल्ड यू कि यूथ होने का क्या मतलब है। यूथ होने का मतलब यह है कि आपको आपके आसपास में जो चीजें घट रही है उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। और जब आपको फर्क पड़ता है तो आपको अपने जैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए। दैट इज द कम्युनिकेशन, द बेसिक पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा, जब हमारे जैसे लोग हमको मिलना शुरू हो जाएं तो हमको उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, कि जितने भी सो कॉल्ड कोट एंड कोट ट्रुथ हैं, उस ट्रुथ को हमको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग। लर्निंग और अनलर्निंग का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान, भारत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं बसती है, त्रिवेंद्रम में भी है भारत, नॉर्थ ईस्ट में भी है भारत, कश्मीर में भी है भारत, और कन्याकुमारी में भी है भारत। और इस डाइवर्सिटी को
आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए यूथ को पॉलिटिक्स में इसलिए आना नहीं चाहिए कि उनका कैरियर बनेगा, इसलिए आना चाहिए कि पॉलिटिक्स में यदि वो वोट दे सकते हैं तो पॉलिटिक्स में वो सजेशन भी दे सकते हैं और उनका सजेशन पॉलिटिक्स में सुना जाए और जो इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में उनको पॉलिटिक्स में एंट्री दी जाए। इस तरीके का माहौल हमको पैदा करना पड़ेगा। और आज आपके हाथ में जो एक टूल है कम्युनिकेशन का, मोबाइल, उसमें आपको मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करते हुए सही इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ते हुए इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हुए और इस प्रोटेक्ट करने की जो लड़ाई है उसके चलते आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, आपके ऊपर गोली भी चल सकती है, आपको मारा भी जा सकता है। लेकिन आप एक बात को सोचिएगा कि अगर भगत सिंह भी जब अपने कॉलेज में थे तो यही सोचते कि हम अंग्रेज के खिलाफ बोलेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, हमको फांसी हो जाएगी, तो भगत सिंह रेवोल्यूशन के लिए नहीं आए होते। और हम तो आपसे रेवोल्यूशन का डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर के अवेयर होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप सब लोग इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में शामिल हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।